हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई वुड से दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। एंड येस, जैसे मैंने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के लिए बोला था कि आई एम गोइंग टू गिव क्वेश्चंस, द सेम विद दिस चैप्टर टू। आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे टर्म 2 में या स्टेट बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई एम गोइंग टू गिव ऑल दोज क्वेश्चंस टू यू और हम उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे उनको। तो जैसे कि हमने चैप्टर किया था मनी एंड क्रेडिट, उसमें हमने एक पूरी वीडियो में कंप्लीट रिविजन लिया था, बट हियर हमने स्लाइड्स पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक बट अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं इस स्लाइड्स में, इस पूरे वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, देन सत्याग्रह एंड द रॉलेट एक्ट, एंड द लास्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर। ये चारों टॉपिक्स हमारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं एंड इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। एंड सिमिलरली हम ऐसे 3 पार्ट्स में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, लेट्स बिगिन इट। ओके, सबसे पहली चीज तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, है ना, एक ईयर पार्ट उसका ड्यूरेशन याद कर लीजिए कि 1914 से 1918 तक, कई जगह पर 1915 टू 1919 भी आपको देखने सुनने मिलेगा, बट इट्स 1914 टू 1918। अब बात आती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया ने तो लड़ी नहीं थी, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज इट कि the First World War played an important role in shaping India's freedom struggle and developing new modes of struggle in the following ways. Actually, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप ने पार्टिसिपेट किया था और हम थे यूरोप की कॉलोनी। तो भाई हम उनके मतलब कॉलोनी में आते हैं तो हमसे ही वसूली जाएंगी ना सारी चीज़ें। तो कैसा असर पड़ा था वो हम देखते हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज increase in defense expenditure due to the war led to the increase in taxes. See, जो भी हमारे आर्मी मेंस होते हैं, डिफेंस वाले जितने भी थे, उन सब के खर्चे हमसे ही पूरे किए जा रहे थे। तो वो पैसा कैसे वसूला जाएगा, हमारे टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, कस्टम ड्यूटी प्राइस इंक्रीज कर दी जाएगी ताकि उन्हें पैसे ज़्यादा मिलें और जो खर्चा हो रहा है वो पूरी लड़ाई झगड़े में वो वहाँ से उसको फुलफिल कर दिया जाए। तो पहला रीज़न निकल के आ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा था। तो पहला इम्पैक्ट था कि जो हमारे प्राइस राइज हुआ, टैक्स बढ़ा दिए गए और वॉर लोन्स, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए भी ना लोन लेना पड़ता है क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं। यू हैव टू गिव देम आर्म्स, you have to give them their requirement, जो भी उनका खाना पीना, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग यू हैव टू गिव देम, तभी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे निहत्ते खाली हाथ जाकर तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो वो सारे खर्चे पूरे करने के लिए कंट्रीज यूज टू हैव वॉर लोन्स और फिर उनकी भरपाई की जाती है प्राइस राइज करके, इन्फ्लेशन करके या टैक्स बढ़ा के। तो पहला रीजन निकल के आ रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए गए। कस्टम ड्यूटीज होते हैं व्हेन वी इम्पोर्ट द थिंग्स और व्हेन वी एक्सपोर्ट द थिंग्स, है ना। तो उस पर एक एक्साइज ड्यूटी लगता है और एक कस्टम ड्यूटी लगता है, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स। तो वो सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए। सेकेंड रीजन जो आ रहा है, ड्यूरिंग द वॉर प्राइसेस इंक्रीज ड्रामेटिकली, ऑलमोस्ट डबल। मतलब अगर कोई चीज़ 2 रुपए की थी तो 4 की हो गई, 100 की थी तो 200 की हो गई, डबल होती जा रही थी। तो लोगों के लिए ये बहुत हार्ड सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। एक तो एट दैट टाइम इंडिया में उतना इनकम सोर्स नहीं था, जो था भी तो वो सब ब्रिटिशर्स वसूलते जा रहे थे। पॉवर्टी एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, जबरदस्ती भर्ती करवाई जा रही थी आर्मी में। क्यों करवाई जा रही थी? बिकॉज दे नीडेड पीपल जो उनके देश के लिए, उनकी कंट्री के लिए लड़े। तो वो कहाँ से होगा? जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा दी जाए। तो सी, 2 रीजन्स वी हैव गॉट। पहला कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए प्राइस राइज हुआ, टैक्स बढ़े, कस्टम ड्यूटीज बढ़ी एंड वॉर लोन्स इंट्रोड्यूस हो गए।
दूसरा रीजन हमारे पास आता है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, है ना। फोर्स रिक्रूटमेंट चालू हो गया था, मतलब कि जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाई जा रही थी। During 1918 and 1919 and 1920-21, food shortage due to the failure of crops and famines। एक तो हमारे पास वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट चल रहा था, दूसरा फेमाइन्स आ गए, एपिडेमिक्स आ गए, मतलब कहते हैं ना महामारी टाइप की फैल गई। जिस कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद यूजुअली एक ऐसा एरा आता है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता, तो एक वो सीन क्रिएट हो गया। जैसे जब कोरोना आया तो वी ऑल यूज टू बी लाइक कोरोना महामारी, क्योंकि कोरोना तो आया ही आया, उसके बाद का जो इम्पैक्ट हुआ, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, फूड शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी इंडिया को इफ़ेक्ट कर रही थी। मतलब प्राइस राइस हो गया, फोर्स रिक्रूटमेंट हो गया आर्मी में, वॉर लोन्स में कंट्री को अननेसेसरी आपने इन्वॉल्व कर दिया, फिर सबसे बड़ा जो दिक्कत इंडिया को फेस करना पड़ा, फूड शॉर्टेज भी फेस करना पड़ा, और ये सब हो रहा था एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो आई गेस अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने ड्यूरेशन का रहा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 to 18, 4 साल, 3.5, 4, 4.5, ऐसा एक अप्रॉक्सीमेट ईयर्स लिखे हुए हैं। और अगर अपने पास ईयर पूछने के लिए आता है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक था, तो इट वाज 1914 to 1918। और वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया ने अच्छा खासा देखा, जिसमें देखा कि प्राइस राइज हो गए, देन रिक्रूटमेंट भी हो गया, ज़बरदस्ती भर्ती भी हो गई हमारी आर्मी के अंदर, और हमने क्रॉप फेलियर भी देख लिया, फेमाइन्स भी देख लिए, है ना, और जिस वजह से खाने की बहुत बुरी तरीके से शॉर्टेज हो गई। क्लियर? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आता है, तो वी आर गोइंग टू राइट दीज 3 पॉइंट्स और हमारा आंसर कंप्लीट। एंड वन मोर थिंग दैट आई ऑलवेज से, और आज अभी यहाँ पर भी कह रही हूँ, कि when we write answers in social studies, students please try to write in the points, don't try to create paragraphs, stories कि ऊपर से नीचे तक एक जैसा भर दिया, no, try to write answers in point and believe me you're going to get the good marks। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है नेक्स्ट इज सत्याग्रह। चलिए, अच्छा, पहली चीज हमने देख ली कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ऐसा ऐसा असर पड़ा था। अब हम आते हैं अपने सत्याग्रह की तरफ। ठीक है, सत्याग्रह मिलता है विद द 2 वर्ड्स सत्या एंड आग्रह। सत्या का मतलब होता है ट्रुथ एंड आग्रह का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट, मतलब किसी को अपना सच दिखाना, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्टिंग समवन टू बिलीव अस कि हम सच, और ऐसा नहीं कि आप झूठे या गलत काम कर रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं हम सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब ये सत्याग्रह का कंसेप्ट कैसे आ रहा था और हो क्या रहा था। महात्मा गांधी जी रिटर्न इंडिया इन जनवरी 1950। यस, महात्मा गांधी इंडिया आते हैं 1915 में, और यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, डेट आई एम टेलिंग यू, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। एंड द सेम डे हमारे इंडिया में NRI डे की रूप में मनाया भी जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या था, he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। ये थे साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर भी कुछ रेसिज्म को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, एंड ही वॉज द पार्टिसिपेंट ओवर देयर। ये वहाँ लोगों की मदद कर रहे थे। लड़ाई का मतलब ये मारपीट नहीं कर रहे थे। यस, इन्होंने लोगों को सत्याग्रह के बेसिस से ही चीज़ें समझाई, है ना। ही रिक्वेस्टेड द पीपल टू सी द पावर ऑफ द ट्रुथ, वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो महात्मा गांधी जी इंडिया आ गए हैं 1915 में, 9 जनवरी को आ गए हैं, NRI डे भी हो गया है 9 जनवरी को। अब ये आते हैं तो आखिर क्या हो रहा था इनके आने से। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। यस, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का एक वेपन ही था ये सत्याग्रह, कि कोई भी काम करो उस काम में झूठ नहीं होना चाहिए, उस काम में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप इतना सामने वाले को रिक्वेस्ट करो, समझाओ, उसको अपना सच दिखाओ कि वो मजबूर हो जाए कि यस दिस पर्सन इज सेइंग द ट्रुथ, दिस पर्सन इज सेइंग करेक्ट पार्ट। द सेम उन्होंने यहाँ इंडिया में भी किया।
इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, मतलब अगर आपकी बात सच्ची है, आपका जो लड़ाई झगड़े या किसी भी चीज़ को कहने का अगर वो रीज़न सही है, लड़ाई झगड़ा तो कहना गलत होगा, बट अगर आपकी बात सही है, आप अपने पॉइंट को सही प्रूव कर रहे हैं, तो इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, है ना, वेन एवर आई से द वर्ड लड़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि मारपीट कर रहे हैं, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, तुम मुझे थप्पड़ मार दो, वो वाली लड़ाई नहीं हो रही है स्टूडेंट्स। देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी, ऐसा गांधी जी बिलीव करते थे। तो देखिए, अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है सत्याग्रह होता क्या है ना, व्हाट फीचर्स डज सत्याग्रह फॉलो, और अगर ऐसा आ जाता है कि वाई महात्मा गांधी जी फॉलोड सत्याग्रह, तो हमें सत्याग्रह के ये पॉइंट्स लिखने हैं कि क्यों सत्याग्रह इतना इंपॉर्टेंट हो रहा था। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी जी बिलीव सत्याग्रह कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और ये उनका एक सोच थी, उनका बिलीव था कि यस दिस इज द ओनली वे जिससे हम पूरे इंडिया को एकजुट बांध सकते हैं, एक मुट्ठी में सबको बंद कर सकते हैं, है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये तो हम हमेशा से जानते हैं कि जब हम सब इकट्ठे हैं, हम खड़े हैं, तो नो बडी कैन हैव द पावर टू ब्रेक अस, नहीं हो सकती ये सारी चीजें। तो सी सत्याग्रह हमारे पास आ गया। सत्याग्रह कौन लेकर इंडिया में आए थे? महात्मा गांधी जी लेकर आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को लेकर आए थे। वाई सत्याग्रह वॉज इंपॉर्टेंट? तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास सत्याग्रह के आ चुके हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गांधी सत्याग्रह, अब शुरू होता है गांधी जी का सत्याग्रह प्रोसेस। ये इंडिया तो आ गए भाई, इंडिया में उस वक्त ना कुछ भी हो रहा था, कुछ भी इन द सेंस एक तो लोगों को पता नहीं था कि उन्हें करना क्या है। दे वांटेड कि ब्रिटिशर्स उनका पीछा छोड़ दें, दे वांटेड कि ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर चले जाएं, लेकिन कैसे करें, क्या करें, ऐसा किसी को कुछ नहीं मालूम था। तो अब शुरू होते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस विद द ट्रुथ। तो हम अपनी आवाज रेज करने वाले हैं। देखिए, गांधी जी जब इंडिया आए ना, तो गांधी जी ने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह किए थे, जिसमें से पहला है 1917 का, जो कि कहाँ हुआ था? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, अभी हम इन सत्याग्रह को और अच्छे से एक बार देख लेंगे। तो पहला सत्याग्रह 15 में आते हैं। 2 साल तो उन्होंने इंडिया के लोगों को समझा, बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड फाइनली इनका सत्याग्रह शुरू होता है 1917 में, जो कि पहला सत्याग्रह कहलाता है। और कहाँ शुरू किया इन्होंने? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सेकेंड सत्याग्रह इनका आता है, दैट वॉज ऑल्सो इन 1917। गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, देखिए 1917 में 2 सत्याग्रह हो रहे हैं। दोनों सत्याग्रह, अगर मैं बोलूं तो दोनों सत्याग्रह थे पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो एक जगह सत्याग्रह हो रहा था, उनको अप्रेसिव, मतलब एकदम जोर जबरदस्ती वाली फार्मिंग करवाई जा रही थी, इंडिगो प्लांटेशन करवाया जा रहा था, उसे रोकने के लिए। और दूसरा सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ, वो इसलिए हुआ कि एक तो लोगों का क्रॉप फेलियर हो गया था, और उसके बाद उनसे जबरदस्ती टैक्स, रेंट, रेवेन्यू सब मांगा जा रहा था। द वर्ड दैट लगान वी से, हमने सबने शायद मूवी भी देखी होगी। प्लाग फैल गया था, बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर्स हो गए। रॉडेंट्स हम लोग को, चूहे जो क्रॉप खराब कर देते हैं, सब मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ था फार्मर्स को। उसके बावजूद जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, दे वर सेइंग कि यू हैव टू पे टैक्स, यू हैव टू पे रेंट, बिकॉज आपने क्रॉप तो उगाए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये 2 सत्याग्रह जो थे वो थे पीजेंट्स के लिए। ठीक है, थर्ड सत्याग्रह हमारा आता है 1918 में। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे आता है? नेम द 3 सत्याग्रह लेड बाय गांधी जी। तो 3 सत्याग्रह होते हैं हमारे, 1917 का चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का, 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, देन 1918 अहमदाबाद गुजरात, है ना। अब इसी में से एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 सत्याग्रह जो फार्मर्स, पीजेंट्स, इनके लिए किए गए थे? तो 2 सत्याग्रह कौन से थे? वो 1917 के दोनों सत्याग्रह थे, और वो दोनों थे चंपारण और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के। विच सत्याग्रह वॉज फॉर द मिल वर्कर? इट वॉज
फॉर कहते हैं ना मिल वर्कर्स के लिए जो सत्याग्रह हो रहा था, मतलब जो वर्कर्स टेक्सटाइल मिल्स में काम करते हैं उनके लिए जो सत्याग्रह था वो था 1918 का, एंड इट वाज इन अहमदाबाद, गुजरात। एक और क्वेश्चन, गुजरात में कौन से दो सत्याग्रह हुए थे? गुजरात में दो सत्याग्रह हुए थे, 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला और 1918 अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स के लिए हुआ। चलिए देखते हैं आगे। नाउ वी हैव दीज थ्री सत्याग्रह, क्यों हुए थे वो सारे देख लेते हैं। देखिए 1917, लेट्स मेक इट अ बिट जूम। ओके, 1917 का सत्याग्रह था चंपारण बिहार का, लॉन्च्ड फॉर इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो जो कि आप सब समझते होंगे कलर डाई होता है, नील। मतलब फार्मर्स को मजबूर किया जाता था, इतना ऑप्रेसिव फार्मिंग होती थी कि उनको मजबूर किया जाता था कि यू हैव टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि वो यहाँ से इंडिगो ले जाकर ब्रिटिश मार्केट, ब्रिटेन मार्केट में उसको बेचते थे एंड दे गेट द गुड प्राइस। लेकिन इसका नुकसान ये था कि फार्मर्स की जो ज़मीन होती थी, लैंड होती थी, वो ख़राब हो जाती थी, इनफर्टाइल हो जाती थी, तो उनसे ज़बरदस्ती वो उगवाया जाता था और बाहर जाके महंगा बेच देते थे। तो दिस सत्याग्रह वॉज कि आप ये सब नहीं करवाइए, ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, डोंट फोर्स एनीवन कि आप अपने फार्म पर इंडिगो उगाइए ही उगाइए, नो नीड। ठीक है, तो दूसरा सत्याग्रह हुआ 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात में है, लॉन्च फॉर पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लाग एपिडेमिक। देखिए, एक तो क्रॉप फेलियर हुआ, उसके बाद प्लाग फैल गया, बीमारी फैल गई, बड़ा नुकसान, महामारी टाइप की फैल चुकी थी। तो इन सारी चीज़ों से भी तो नुकसान हो ही रहा था, लोगों के पास खाने के लिए था नहीं, एंड आप कह रहे हैं कि टैक्स भरो, रेवेन्यू भरो, कहाँ से भरो, और नहीं भरते तो उसको ऐड करते ही चले जा रहे थे। सो दिस सत्याग्रह वॉज कि ये सब चीज़ें माफ़ करी जाए, रिलैक्सेशन दिया जाए रेवेन्यू कलेक्शन में। ओके, एंड द थर्ड सत्याग्रह वॉज इन अहमदाबाद, गुजरात। अगेन गुजरात में दो सत्याग्रह हुए थे, लॉन्च फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, आज आपके पेरेंट्स, आपने देखा होगा एक शिफ्ट होती है बकायदा, अगर सुबह 10 बजे जा रहे हैं तो दिल कम बैक एट 5, या 9 बजे जा रहे हैं तो दिल कम अर्ली, ऐसा एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन कॉटन मिल वर्कर्स जो उस टाइम काम करते थे, कोई उनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे, उनकी वेजेस इतनी कम थी, प्राइस इतनी, अभी अपन ने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि प्राइसेस ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिए थे, वो कहाँ से उतनी चीज़ों में गुजारा करेंगे। तो दे वांटेड कि उनकी एक तो ना वर्किंग आवर्स थोड़े रिड्यूस किए जाए, दूसरी चीज़ उनके वेजेस बढ़ाए जाए, उनका जो उन्हें जो पैसे मिलते हैं काम के बदले उसको इंक्रीज किया जाए। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है, बट आई टेल यू कि 35% की वहाँ पर बात चल रही थी कि 35% इंक्रीज किया जाए। तो अगर नहीं है तो लेट्स मेक इट हियर, लेट मी चेंज द कलर, 35% इंक्रीज इन द वेजेस की बात चल रही थी। ओके, तो ये तीन सत्याग्रह हमने देख लिए, और तीनों सत्याग्रह समहाउ सक्सेसफुल थे कि ब्रिटिशर्स तक ये बातें पहुंच गई थी कि नाउ इंडियंस आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। इंडियंस को एक जरिया मिल गया है कि इस रास्ते से वो अपना काम करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि एक चंपारण हो गया, दूसरा खेड़ा हो गया और तीसरा अहमदाबाद हो गया। अगर मिल वर्कर्स काम ही नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे? तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये फील आ गया था कि नाउ इंडियंस हैव स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ओके, तो सी जब तीन सत्याग्रह, अब यहाँ से ना टिट फॉर टैट चलना शुरू हो गया। टिट फॉर टैट से आप करोगे उसके बदले में हम रिएक्शन देंगे, फिर आप जो करोगे उसके बदले में ये वाले रिएक्शन देंगे, मतलब सब अपने अपने रिएक्शंस देने चालू हो रहे थे। तो जब तीन सत्याग्रह हो गए, तीनों सत्याग्रह ने पूरे इंडिया में बढ़िया धमाल मचा दिया था कि गांधी जी ने आते ही तीन ऐसे बैक टू बैक हिट सत्याग्रह दे दिए, ब्रिटिशर्स तक ये बात पहुंच गई थी कि यार वी हैव टू डू समथिंग, इसके रिजल्ट में हमें कुछ तो करना चाहिए। और इन्होंने उसके बाद लॉन्च किया द रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब व्हाट वाज दिस एक्ट?
रॉलेट एक्ट पहली चीज तो 1919 में आया. इट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एक्चुअली, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन्होंने इस एक्ट को पास किया था. This act gave the government enormous power for repressing political activities and allowed detention of political prisoners for 2 years without any trial. मतलब कि इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पावर दे दी, enormous पावर आ गई उनके पास. मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी सप्रेस हो गई, भीड़ नहीं लगेगी. यू कैन पुट अ पर्सन इन द जेल विदाउट एनी ट्रायल. कोई सुनवाई, कोई हियरिंग नहीं होगी. पुट दैट पर्सन इन प्रिजन. भीड़ दिख रही है, उठाओ और जेल में भर दो. कोई सुनवाई नहीं, कोई उनकी हियरिंग नहीं होगी, कोई उस पर बात नहीं होगी. गिव देम द पनिशमेंट. मतलब ये तो अपने मन मर्जी वाले काम चालू हो गए कि जहां आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, पुट द पर्सन एंड पुट इन द जेल. काम खत्म आपका. जब होगा ही नहीं तो क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी. तो ओवरऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर आ गई. किस जगह से आ गई वो एनॉर्मस पावर? रॉलेट एक्ट से आ गई. रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया. क्यों आया? क्योंकि 18 में जो अहमदाबाद वाला अपना सत्याग्रह है वो भी जो सक्सेसफुल रहा, तो 17-18 2 साल सत्याग्रह के बाद 19 में इन्होंने अपना रॉलेट एक्ट लॉन्च कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट इट इज सेइंग, इट वॉज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन्होंने इसको पास किया था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स चेयरमैन सर सिडनी रॉलेट. नाम इसलिए रखा गया बिकॉज इट वॉज पास्ड बाय द पर्सन बाय द नेम रॉलेट, इसलिए इस एक्ट का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट. और कब आया था? इट वॉज इन 1919 में ये एक्ट आया था. चलिए, एक्ट आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना काम भी चालू कर दिया, उठाओ और जेल में भरो. लेकिन अब तो ऑपोजिशन भी आना है. अब तो रीजन कहते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब तो रिएक्शन आने का टाइम था. तो क्या ऑपोजिशन हुआ इस रॉलेट एक्ट का, वो अब देखते हैं हम. On 6th April 1919, गांधी जी started the movement for opposing the Rowlatt Act with a nationwide हड़ताल, जिसे बोला गया जनता हड़ताल. मतलब रॉलेट एक्ट हमें नहीं चाहिए. गांधी जी ने कहा वी डोंट वांट रॉलेट एक्ट. तो अब उसको हमें कैसे अपोज करना है? जाकर ब्रिटिशर्स को मार तो नहीं सकते कि डंडा मारा, नहीं, हमें नहीं चाहिए रॉलेट एक्ट, वापस रखो अपना. तो रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए गांधी जी ने जनता हड़ताल का अनाउंसमेंट किया कि ऑल ओवर इंडिया नेशन वाइड हड़ताल होगी और उस हड़ताल का नाम होगा जनता हड़ताल. जैसे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो एक जनता कर्फ्यू करके 22 मार्च 19 को लगा था कि एक दिन का बंद है ना. तो द सेम. नेक्स्ट देखते हैं. शॉप्स वर क्लोज डाउन, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेल वर्कशॉप वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. मतलब पूरी तरीके से इंडिया को बंद किया गया, लॉकडाउन हो गया था एक दिन का इंडिया में कि हम किसी चीज कोई काम नहीं करेंगे बिकॉज वी आर अपोजिंग द रॉलेट एक्ट. अच्छा, ये सब करने का मेन मुद्दा क्या होता होगा कि वाई वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग? इससे ये होता है कि सामने वाले तक हमारी बात पहुंचती है कि नो वन वॉन्ट्स दिस काइंड ऑफ थिंग, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. कि आपको जैसा मन कर रहा है आप उठा रहे हो, पर्सन को जेल में भर रहे हो और बिना किसी वारंट, बिना किसी रीजन, बिना किसी हियरिंग, बिना किसी ट्रायल के. डोंट डू दिस थिंग. Okay, what next is saying? On 10th April 1919 in Amritsar, widespread attack on bank, post office and railway station took place. तो सी, ये तो ऑपोजिशन था कि 6 अप्रैल को जनता हड़ताल हुई. लेकिन ना स्टूडेंट्स, गांधी जी बोल कुछ रहे थे, लोगों तक ना बात शायद सही से पहुंच नहीं पा रही थी. इट वॉज अ कम्युनिकेशन गैप. उन्होंने कहा था हम स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्होंने कहा था हम चीज़ें बंद कर रहे हैं, उन्होंने कहा था हम जनता हड़ताल कर रहे हैं. हड़ताल का मतलब होता है नॉट टू डू एनीथिंग, बंद कर दो. ये नहीं कहा था कि अटैक कर दिया जाए, या ये नहीं कहा था कि मारपीट पे उतर आइए या आग लगा दो या कुछ भी कर दो. ये सारी चीज़ें ना वायलेंट हो जाती है और वायलेंस तो चाहिए ही नहीं था गांधी जी को. तो दिस वॉज द ऑपोजिशन जो रॉलेट एक्ट में देखने को मिला हमको. एंड आफ्टर रॉलेट एक्ट के ऑपोजिशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ चुप बैठने वाली थी, है ना. उन्होंने रॉलेट, हमने किए सत्याग्रह, उन्होंने दिया रॉलेट एक्ट.
उन्होंने दिया रॉलेट एक्ट तो हमने दी जनता हड़ताल। जनता हड़ताल के बाद अब शुरू होता है द बिगेस्ट मिज़ेकर, आई वुड से इससे बड़ा दुख दर्द वाला कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं थी तब तक, और अभी तक भी अगर हम बोलें तो सबसे बड़ा ट्रैजिक हिस्ट्री बनी थी ये, है ना। तो व्हाट हैपेंड इन जलियांवाला बाग वो देखते हैं। सी 13 और 14 जनवरी जलियांवाला बाग मतलब अमृतसर में इट्स प्लेस गार्डन, बैसाखी का मेला लगता है वहाँ पे। पीपल यूज टू गैदर ऑल ओवर द प्लेसेस, आते हैं, मिलते हैं, मेला लगता है, खेलते हैं, कूदते हैं, दिस थिंग यूज टू हैपन, है ना। और वही चीज़ हो रही थी। नंबर ऑफ पीपल असेंबल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर फॉर अटेंडिंग द एनुअल बैसाखी फेयर, मेला लगा हुआ था। Martial law was imposed and General Dyer took command. Actually, after this opposition, martial law लग गया था। और martial law लगना, एक चीज़ और हुई थी, ब्रिटिशर्स ने ना गांधी जी की एंट्री बैन कर दी थी दिल्ली में आने से, कि गांधी जी विल नॉट एंटर इन दिल्ली, क्योंकि उनको लग गया था यही हीरो है जो सारे पूरे कहते हैं ना मास्टरमाइंड, तो मास्टर स्ट्रोक वही चलाते हैं, इनको दिल्ली आने से मना किया जाए। और दिल्ली इज यूज टू बी अ प्लेस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गैदरिंग की जगह, जैसे आज भी दिल्ली इज द प्लेस जहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। सो एट दैट टाइम दिल्ली में गांधी जी की एंट्री कर दी थी बैन, गांधी जी दिल्ली में एंटर नहीं होंगे। तो अब मीटिंग्स तो होनी बनती थी, है ना। जलियांवाला बाग में ग्रुप्स ऑफ पीपल गैदर्ड, आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। कुछ तो आए थे बैसाखी का मेला अटेंड करने और कुछ आए थे वहाँ पर मीटिंग्स करने, क्योंकि उन्हें लगा यही एक जगह है जहाँ पर हम भारी मात्रा में लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। कुछ को तो पता था कि मार्शियल लॉ लगा हुआ है। मार्शियल लॉ मतलब द कमांड ओवर द आर्मी फोर्सेस, और उसकी पूरी जो कमांड थी वो थी जनरल डायर के हाथ में। नाउ व्हाट हैपेंड, जनरल डायर सराउंडेड एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। भाई ये एंटर होते हैं जलियांवाला बाग में, इन्होंने सारी एग्जिट्स वहां पे बंद कराई एंड ही सेड फायर, ओपन फायर। लोग भाग रहे हैं, बच्चे, औरतें, सबको गोलियां पड़ी, एंड किसी को पड़ी, किसी को नहीं भी लगी गोली, बट देन टू दे डाइड। मतलब इतना बुरी तरीके का वहाँ माहौल हुआ था कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड देयर। वो हंड्रेड्स तो मैं बहुत कम बोलूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर जिनके साथ बुरा हुआ, है ना। तो अब तक के इतिहास में आई गेस दैट वाज द ब्लैक डे, कि लोग आए किस काम के लिए थे और हो क्या गया। आफ्टरमैथ ऑफ जलियांवाला बाग, नाउ सी, जब जलियांवाला बाग हुआ, इतनी बड़ी ट्रैजिक स्टोरी बन गई एकदम, मतलब सुनने में ही कैसा लगता है ना कि कोई वहाँ बैठा और आकर से फायर कर दिया गया, और पीपल्स वर लाइक, लाशों के ढेर बिछ गए थे, इतने लोग मरे। ये सिचुएशन अगर हम आज सुन रहे हैं तो हमें आज बुरी लगती है, वी गेट, खून हमारा एकदम खौल जाता है कि क्या था यार, ये क्या बदतमीजी थी। आप एंटर हुए और आपने आते ही एकदम ओपन फायर कर दिया। तो उस टाइम लोगों को कैसा लगा होगा और क्या लोगों ने रिएक्शन दिया होगा। नाउ सी व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। Crowds took to the streets in many North Indian towns. Strikes, clashes with the police, attack on government building were extensively witnessed. मतलब भाई लोगों में आक्रोश, गुस्सा इतना ज्यादा भर चुका था कि अब तो जो जहां दिखे उसको मारो, ऐसी वाली हालत हो गई थी। बिकॉज ऑब्वियसली, है ना, हमारी कंट्री में इतनी बड़ी चीज हो गई। एक तो आप हमारे देश के नहीं हो, ऊपर से आप हमारा देश चला रहे हो, बिना मतलब हमारे लोगों को मार रहे हो। आप कर क्या रहे हो हमारी कंट्री में। So this happened. The British used brutal repression seeking to humiliate and terrorize people. People were flushed and villages were bombed. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप लोगों ने शायद कई मूवीज में ऐसा देखा होगा कि जबरदस्ती इनको पीटना, मारना, नोज रब करवाना जमीन पे, एंड यस इट यूज्ड टू हैपन, ये सब होता था। और वही तो किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई एक इंसान आवाज अपनी बहुत तेज कर दे तो सामने वाला दब जाता है ना। द सेम यूज टू बी डन बाय द ब्रिटिशर्स। ये लोग करते ही यही थे, चिल्ला दो, डांट दो। एक तो लैंग्वेज अलग, किस भाषा में बोल रहे हो, सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है। तो उस चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इन्होंने अब इंडियंस को टेरराइज करना शुरू किया, डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ब्रूटल रिप्रेशन होना चालू हो गया था। तो दीज वर द थिंग
जो कि हो रही थी आफ्टर जलियांवाला बाग। एक तो आपने हमारे लोगों को तादाद में मार दिया, मतलब इतनी लंबी तादाद में आपने लोगों को मार दिया, उसके बाद आपने जो लोग, भाई गुस्सा तो है ना लोगों में, जो इतनी बड़ी चीजें आपने करी उसके बाद, और फिर आप मारपीट चालू कर रहे हो। सो दिस मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट, इतनी बुरी तरीके से वायलेंट हो गया था कि गांधी जी सेड कि स्टॉप ऑल दिस, ये गैदरिंग्स बंद की जाए, ये मीटिंग्स बंद की जाए, और वो जो स्ट्राइक्स और वो जो हड़ताल वाला जो सिनेरियो था उसको थोड़ा सा कम किया जाए। स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग। क्यों? क्योंकि वायलेंट हो चुका था, वायलेंट ही नहीं एक्सट्रीम वायलेंट हो चुका था। ओके तो वायलेंट ही नहीं एक्सट्रीम वायलेंट हो चुका था। तो स्टूडेंट्स इस पूरी स्लाइड्स में हमने देखा है कि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या रहा, देन हमने देखा कि सत्याग्रह कैसे आया और सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ, तो हमने तीनों जगह का सत्याग्रह देख लिया। सत्याग्रह का जो रिस्पॉन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया वो दिया विद रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के रिस्पॉन्स को हमने दिया जनता हड़ताल के रूप में। जनता हड़ताल के बाद द ब्लैक हिस्ट्री क्रिएटेड, जो कि जलियांवाला बाग में जैकर हुआ, और उसके बाद क्या हुआ वो भी हमने पढ़ा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई गेस आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अच्छे से देखिए, नोट्स देखिए, एंड फॉर एनी क्वेरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी हुई है, यू कैन मेल मी आउट। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एंड जो आपकी प्रॉब्लम होगी विल सॉर्ट इट आउट। Okay everyone, so thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.